यदि किसी चीज का इकाई अंक 0 होने के लिए क्या होना चाहिए? 2 पर पावर n के जैसा होना चाहिए, तभी इकाई अंक क्या होगा? 0 होगा। इकाई अंक क्या होगा? ये सब हम बता दिए हैं। अब कहाँ से स्टार्ट होगा? अब आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे कि अभाज्य गुणनखंड के विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? ज्ञात करना है। एचसीएफ निकालने के लिए बताए थे। यूक्लिड विभाजन के माध्यम से हम क्या बताए थे? एचसीएफ निकालने के लिए बता दिए थे। उसमें से कितना विद्यार्थी बनाया है? सब हिसाब खोज खोज के नहीं बनाया है। टास्क खोज के बनाया था वो, तभी होगा। और तुम नहीं बनाएगा, तुम्हारे लिए हम नहीं वो स्पेशल कहेंगे नहीं बनाओ, तो तुम्हारा गया वो चीज। लड़का हम कोई नहीं बनाया है। उसको दिखाओ पहले हमको कौन कौन बनाया है। चलिए सवाल आगे होगा। 7 नंबर में जो सवाल होगा वो क्या है? बोलो सवाल। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या है? अभाज्य गुणनखंड यही है 7 नंबर में सवाल। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। ये आपको क्या आएगा? सवाल आएगा इससे। ठीक कहेगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इस जगह अंक किसी भी प्रकार का वहाँ एग्जाम में दे सकता है। हम इस सवाल को किस तरह से बनाएंगे वहाँ यह देखना है। चलिए 96 का सर्वप्रथम हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अंकगणित के आधारभूत परिमेय कहता है कि आने वाले क्रम के बिना क्या होता है? अद्वितीय होता है। तो पहले ही 3 से खाएगा कि 2 से खाएगा? 2 से। तो बोलो 48 कितना हो जाएगा? 48। फिर कितना से? 24 हो जाएगा। उसके बाद कितना होगा? 12। उसके बाद कितना होगा? 6। उसके बाद कितना होगा? 3। उसके बाद 3 1 3। समझ गया? अब इसको हम लिखेंगे 96 को कैसे? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक उसके बाद 3। इसको फिर लिखेंगे 2 पर पावर और क्या लिखेंगे? 3। उसके बाद किसको करेंगे? 404 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 से 200। उसके बाद 2 से 201। उसके बाद देखिए कितना से खाएगा ये? 7 से खाएगा? 7 से खा लेगा? 3 से तो नहीं खाएगा। जब 2 से नहीं खाएगा 4 से नहीं खाएगा। 5 से 6 से 5 से सॉरी 7 से 9 11 से देखो तो 11 के बाद देखिए 13 से देखो 101। चलिए नहीं खाएगा तो कोई बात नहीं, नहीं खाएगा तो इसको लिख देंगे 404 2 पर पावर
दो गुना 101 ना, 101 2 पर पावर। पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहले HCF ज्ञात कीजिए, कर लीजिए। पहले HCF, हायर में क्या लेना है, सबसे छोटा। कौन सबसे छोटा है, कौन है, 2 पर पावर 2 पर पावर 2। ई दोनों में तुलना किया जाएगा, लेकिन क्या अक्सर जी ई काइन होगा, इसमें कहता है कॉमन वाला होना चाहिए जो कि दोनों में हो, जो किसमें हो, दोनों में हो, ठीक है। उसके बाद HCF कितना निकल गया इसका, 4। अब क्या निकालेंगे, एलसीएम। इसमें लोएस्ट होना चाहिए, लोएस्ट मतलब होता है जो सबसे छोटा मान हो, ठीक, 2 व्यक्ति में तुलना में। तो इसमें 2 पर पावर कितना होता है, 5, इस पर 2 पर पावर 2, तो इसमें से सबसे छोटा होगा। तो 2 पर पावर 2 होगा कि 2 पर पावर 5 होगा, 2 पर पावर 5। इसमें होगा 2 पर पावर 5, और गुना क्या हो जाएगा, 3 गुना कितना हो जाएगा, 101। तो 2 पर पावर 5 का वैल्यू बताओ, 32 गुना 3 गुना 101। अब इसको गुना कीजिए, 3 दूना 6, 96 गुना 101 करके बताओ कितना होता है। 96 गुना 101 कितना हुआ, 9696 हुआ। अच्छा, तो 9696 ई हुआ। HCF और LCM ऐसे निकलता है, ठीक, निकाल लेगा, कोई दिक्कत। ऐसा टाइप का घर में खोज के ही बनाना है, जितना सवाल आता है उस किताब में है, उसको देख करके बनाना है, ठीक। इसको उतार लो। समझो, पहले इसमें जो सवाल आएगा, ये सवाल अब बन जाना चाहिए। जैसे सवाल समझा देते हैं कौन कौन बना करके लाना है। आप लोग को उदाहरण नंबर है 6, उदाहरण नंबर 6 कहता है संख्या 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करें। बन जाएगा, हैं, ठीक। उसके बाद 8 नंबर 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करें। हो जाएगा, ठीक। एक सवाल और इसमें आता है कि संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मान लीजिए सवाल क्या आता है, 140 को, संख्या 140 को, ये लिखना है, संख्या 140 को सवाल क्या आएगा, इस पे बताते हैं, इस जगह संख्या 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। ऐसा भी सवाल आता है, संख्या 140 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। इसको कैसे बनाना है, देखो, मान लो 140 है, इसका क्या कहता है करना, पहले कितना से खिलाएंगे, कितना होगा, 70, 2 से, पहले 3 से नहीं खाएगा, तब 5 से प्रयास करेंगे, 5 से, 7 5 35। 140 का क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, तो 2 पर पावर 5 पर पावर 1 लिखाने जाता है, ठीक है, 7 पर पावर 1। यही हो गया अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। बन जाएगा सवाल। ऐसा भी एक सवाल आता है, ठीक।
चलो उसको उतारेगा तो उतार लो। एक सवाल एचसीएफ और एलसीएम से संबंधित और आता है। सवाल होगा 26 और के युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, इस जगह ऐसा भी लिखा रहेगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर, ये भी लिख सकता है। एचसीएफ गुना एलसीएम होता है, एचसीएफ और एलसीएम होता है। चलिए इस प्रकार की सवाल आएगा तो किस तरह बनाना है, बनाना उसी तरह से है। चलिए इसको क्या करेंगे, 26 का हम पहले क्या कर देंगे, बोलो क्या हो जाएगा, 13। तो 26 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 13। उसके बाद 91, बोलो क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, कितना, पहले डायरेक्ट 7 से 13 7 ओ 7 गुना 13। वाह बड़ा बढ़िया है। अच्छा इसका बता एचसीएफ क्या होगा, बहुत अच्छा सवाल फंसा। एचसीएफ क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 13 कॉमन। एलसीएम क्या होगा, जिसमें दोनों कॉमन था तो एचसीएफ हो गया। अब तो 13 तो होबे करेगा एलसीएम, पहले 2 गुना 7 भी होगा, तो 7 गुना 14 गुना 13 कर दो। 14 गुना 13 है, देखो चौतिया, 14 टा चौतिया 42 के 2 हासिल रहा 4। 14 को 14 14 4 कितना हो गया, एलसीएम हो गया कितना, 182 हो गया। ठीक, उसके बाद क्या बनाएंगे, यहां तक सवाल हो गया आपका, बन गया। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें, बन गया। इसी सवाल में जोड़ा गया है, इसकी जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ और एलसीएम। जांच के लिए क्या, किसके लिए, जांच के लिए। कौन सी के लिए, जांच के लिए। जांच करना है, क्या करना है, पहले एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर सूत्र होता है पहली संख्या क्या होता है, दूसरी संख्या। इसी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या को बोला जाता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक, एचसीएफ कितना निकला, 13। एलसीएम कितना निकला, 182। ठीक, पहली संख्या कितना निकला, और गुना कितना, 91। अब हमको बता 182 गुना 13, 182 गुना 13 13 गुना 182 कितना हुआ, 2366। 26 गुना 91 कितना होता, 2366। यह यदि दोनों बराबर हो गया तो यह जांच हो गया। क्या हुआ, जांच हो गया कि यह जो है कि एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। इस तरह का भी एक सवाल आएगा। ठीक, बन जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक, उतार लो। सवाल बोला जाए। अब आगे सवाल होगा संख्या 4 पर विचार कीजिए। संख्याओं
4 n पर विचार कीजिए। 4 पर पावर n पर विचार कीजिए। पर विचार कीजिए जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है। जहाँ एक n एक प्राकृत संख्या जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है। n क्या है? प्राकृतिक संख्या है। और क्या है सवाल? जांच कीजिए कि क्या कोई क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 पर पावर n 4 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है। किस पर समाप्त होता है? 0 पर समाप्त होता है। चलिए, संख्या 4 पर पावर n को इसमें कुछ नहीं किया जाता। आप लोग को बताए थे हम एगो सूत्र, 2 पर पावर m और 5 पर पावर n के जैसा यदि आधार का एचसीएफ नहीं, इसका जो है आधार का क्या निकालेंगे हम लोग पहले? आधार का अभाज्य गुणनखंड। यदि यह अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर m और 5 पे पावर n के जैसा हो जाएगा तो इसका इकाई अंक 0 हो सकता है। यदि ऐसा नहीं होता है तो इसका इकाई अंक 0 नहीं हो। चलिए इसको हम चेक करते हैं। कितना बेर में? 2 बेर। तो 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 पर पावर 5 पर पावर 0 लिखेंगे। हम जानते हैं कि यदि आधार का, इसको क्या बोला जाता है? आधार, इसको पावर, या इसको इंग्लिश में बोला जाता है बेस, BACE, बेस मतलब आधार। आधार का अभाज्य गुणनखंड, कौन चीज? अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर m 5 पर पावर n के जैसा है तो इकाई अंक क्या? 0 होगा। किसी जगह इकाई अंक इसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ गया? यदि 2 पर पावर m 5 पर पावर n के जैसा ही है तो इसका इकाई अंक 0 होगा। यदि नहीं रहेगा तो नहीं होगा। जैसे अब बताओ 6 पर पावर n है, इसका इकाई अंक 0 होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? 2 गुना 3 आता है, तो 2 पर पावर m और 5 पर पावर n के जैसा नहीं है इसका, इसलिए इसका इकाई अंक 0 नहीं हो सकता है। ठीक, बन जाएगा। अब चलो 1.2 में एक सवाल बचा हुआ है 7 नंबर। चलो छोड़ दो उसको। 7 नंबर का सवाल बचा हुआ है। कहता है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। एक खेल के मैदान है, वह कैसा आकार का है? इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है।
सोनिया को कितना लगता है? जबकि इसी मैदान के एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। तो तेज कौन भाग रहा है, रवि की सोनिया? रवि भाग रहे, जिसको समय कम लगेगा इसका मतलब उसका चाल अधिक होगा, और जिसको समय अधिक लगेगा उसका चाल कम होगा। ठीक, मान लीजिए ये दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करता है और एक ही दिशा में चलता है। कितने समय के बाद वह पुनः प्रारंभ स्थान पर चला आएगा? ठीक, चला आएगा। कितना समय के बाद यह पुनः प्रारंभ स्थान पर चला आएगा, यही सवाल पूछा है। तो इसको कैसे हल करेंगे, चलिए आइए। थोड़ा सा इसको बता देते हैं ये हल करने के लिए, ये वाला सवाल देखो। इसका पुनः प्रारंभ स्थान पर जो आएगा उसके लिए किस समय पर ये आएगा, उसके लिए हम लोग लघुत्तम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लघुत्तम, यानी LCM। तो कितना कितना का निकालेंगे? 18 और 12 का LCM निकालना है। सीधा भी निकाल सकते हैं, ऐसे इसको ऐसे निकालो। अभाज्य गुणनखंड से भी जानते हैं हम लोग, तो अभाज्य गुणनखंड से निकालो। बोलो 18 का 2 गुना 3 गुना 3, उसके बाद बोलो 12। 2 गुना 3 पर पावर क्या लिखेंगे? यहाँ 2, यहाँ इसके बाद बोलो 12 6, कितना हुआ? 6 के बाद 3, 2 गुना 2 गुना 3, 2 पर पावर 3। अब LCM क्या होगा इसका? 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, कॉमन है। तो पहले कौन सा होगा? 2 पर पावर 1, 2 पर पावर, तो पहले हो जाएगा 2 पर पावर 2। उसके बाद यहाँ 3 पर पावर, यहाँ 3 पर पावर, कौन सा होगा? 3 पर पावर 2। 2 दूना 4, 2 दूना, तो तब तो 3 दूना 6 होना चाहिए। नहीं, 3 तिया, क्या कि 3 पर पावर 2 का वैल्यू होता है कितना? 9। 9 चौके 36। इसका मतलब है कि 36 मिनट के बाद पुनः दोनों क्या हो जाएगा? एक जगह हो जाएगा। समझ गया? बन जाएगा सवाल। 1.2 में किसी को कोई दिक्कत? यूक्लिड विभाजन में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? अब हम लोग इस चैप्टर में आगे लेकर के जाएंगे परिमेय और अपरिमेय पर। क्या आगे चैप्टर है? परिमेय और अपरिमेय। परिमेय अपरिमेय कुछ हम आप लोग को बताए भी थे परिमेय और अपरिमेय में ना। तो चलिए अब आज आगे परिमेय और अपरिमेय के बारे में बताते हैं। चलिए क्या बताना होगा? परिमेय और अपरिमेय। देखिए एक सवाल और इसमें पूछ सकता है। क्या है सवाल बोलो तो? 6 नंबर में 6 नंबर में सवाल है, व्याख्या करें कि सवाल 6 नंबर में है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है? यही ना। पहले मान लो इसको बनाने के लिए कैसे बनाया जाता है। देखो A बराबर, पहला बोलो क्या है? 7 गुना 13 7 गुना 13 गुना
7 गुना 11 है। 7 गुना 11 है गुना प्लस 13। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं 13 इंटू 7 गुना 11 प्लस 1, ऐसा लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं ऐसा? ऐसा लिख सकते हैं 13 यहाँ हो गया, कोष्ट का क्रिया करेंगे 11 7 77 प्लस 1 कितना होगा 78। ई कौन संख्या हुआ? 13 अभाज्य संख्या। कौन संख्या हुआ? अभाज्य संख्या। ई कौन संख्या हुआ? भाज्य संख्या। तो हम आपको बताए हैं ये कि अभाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के गुणनफल भाज्य संख्या होता है, नहीं बताए हैं। जान जाओ कि कोई अभाज्य संख्या ले लीजिए, कोनो अभाज्य संख्या लीजिए, छोटा सा पहले 2, कोई एक भाज्य संख्या लीजिए 4, ये दोनों को गुणा कीजिए तो 8। ये भाज्य की अभाज्य? भाज्य। इसीलिए कहा जाता है कि अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या के गुणनफल को क्या बोला जाता है? भाज्य संख्या बोला जाता है। कोई भी एक अभाज्य संख्या एक भाज्य संख्या से यदि हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या। वही तो यहाँ है, अभाज्य संख्या गुणा भाज्य संख्या बराबर क्या हो जाएगा? गुणा करके तुम देखो कितना होता है, जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? वह भाज्य संख्या होगा। वो क्या होगा? इसीलिए ए क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या। ई कौन संख्या कहलाएगा? भाज्य संख्या। इसी तरह से बी पढ़ाइए आप लोग। बी बराबर बोलो, इसको गुणा करके बताइए कितना होता है? 13 गुना 78 तेजी में कितना हुआ? 1014। अच्छा 1014 भाज की अभाज? भाज। तो वही तो हम बताए, कंसेप्ट ई हुआ। अभाज्य संख्या, कोई पूछ देगा अभाज्य संख्या गुना भाज्य संख्या बराबर क्या हो जाएगा? बराबर क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या। क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या। ठीक है, चलिए बी पढ़ाइए उसी तरह से। बी बोलो 7 गुना 6 गुना 2 गुना 1 गुना 5। जो यहाँ प्लस में है उसी को क्या कर लेंगे? कॉमन ले लेंगे। उसके बाद बताओ 7 गुना प्लस 1। समझ गया ना यहाँ तक? कॉमन लेने के बाद 5 तो 5 है, 1 आ गया। इसको गुना करो, गुना कीजिए। 1 गुना 2 2 3 गुना 6 चौके 24 छक 24 छक निकालो करना 144 गुना 7 करे छियै। 1008 प्लस 1 5 1009। 1009 भाज क्यों भाज? 1009 जो है वो भाज है कि अभाज? ये भाज है। 5 क्या है? 5 क्या है? अभाज। 5 क्या है? अभाज है। तो अभाज और भाज का गुणनफल क्या होता है? भाज। यहाँ जो भी गुना होकर के होगा क्या हो जाएगा? भाज। कितना हो गया गुना? है देखो 9 5 45 0 50 50 45 जो है वो क्या है? भाज संख्या। बस हो गया। भाज संख्या नहीं है। 1009 भाज संख्या नहीं है। इस 7 से भागने लगता है इसमें, भागने लगेगा 7 से। 7 से ही गुना हुआ है, 7 से भागने लगेगा इसमें। हैं?
अच्छा ठीक। 6 से 4 से अभाज्य संख्या हुआ। चलिए अभाज्य संख्या। अब तो अच्छा अभाज्य संख्या गुना अभाज्य संख्या करो तो पहले कंसेप्ट पढ़ाओ। 2 गुना 2 नहीं कोई अभाज्य संख्या लो। 5 अरे 5 गुना 7 35। ये क्या निकला अभाज्य। तो इसका मतलब ये हुआ अभाज्य संख्या भाज्य संख्या बराबर भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या गुना अभाज्य संख्या ये भी क्या हो जाएगा भाज्य संख्या। समझा। ये क्या है अभाज्य संख्या है। अभाज्य गुना अभाज्य भी क्या होता है भाज्य। बस इसी तरह से ही बनाना है। ठीक बन जाएगा। अतः ए और बी एक क्या हो जाएगा भाज्य संख्या है। यदि ए और बी कहने का अर्थ हुआ ए जिसको माने वो भी अभाज्य संख्या अति भाज्य संख्या है और बी भी क्या है भाज्य संख्या है। बस हो गया। ठीक है उतार लो।